रुपए का नौकर, कुछ रुपए का नौकर। यंत्र नहीं बन सकता, यंत्र नहीं बन सकता। यहाँ जो लास्ट का वाक्य है वो वाक्यांश है, वो पहले वाक्यांश पर निर्भर है, और जब तक हम अंतिम वाक्यांश नहीं कह देते तब तक प्रथम वाक्यांश अधूरा है। तो इस कारण यहाँ भी कौन सा वाक्य है हमारा? संयुक्त वाक्य है। ठीक, संयुक्त वाक्य। ठीक है बेटे, आगे बात समझना, वाक्यों का अंतर समझ आ गया होगा। साधारण वाक्य बात को सीधे कह देना, मिश्र वाक्य दो वाक्यों को मिलाकर कहना, ठीक है। और संयुक्त वाक्य जब कई सारी बातों को मिलाकर हम एक दूसरे पर आधारित हो वो बातें और एक वाक्य पूरा हो रहा हो। आपकी सरल भाषा में समझा रही हूँ बेटा, मैं कोई भी साहित्यिक लैंग्वेज का यहाँ पर यूज नहीं किया है। 6th क्लास के बच्चों के अनुसार जितना सरल तरीके से आपको समझ आ सकता है उसी हिसाब से मैंने आप लोगों को यहाँ बताया है। ठीक है बेटे, मेरा स्टैंडर्ड बिल्कुल आप लोगों को समझाने के हिसाब से ही है, तो आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम अगला क्या है भाषा की बात के अंतर्गत, देखो अगली बात यहाँ कही गई है जो कि वो ये है, यहाँ कुछ भाववाचक संज्ञाएं बच्चों हमको लिखनी है। ठीक है, तो देखिए भाववाचक संज्ञा, कुछ संज्ञाएं ऐसी होती हैं जो भाववाचक हैं। ठीक है, तो हमें भाववाचक संज्ञा लिखनी है। जैसे एक शब्द है अशिष्ट, उसके साथ यदि हम ता, पन, पा, हट, वट, त्वय, आस ऐसी चीजें जोड़ देते हैं तो वो भाववाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है, तो देखिए कुछ भाववाचक संज्ञा में यहाँ छाटकर आपकी किताब में से ही लिख रही हूँ, है ना। देखिए पहली है आपकी भाववाचक संज्ञा प्रसन्नता, प्रसन्नता जो ता प्रत्यय जोड़कर बनी है। ठीक है, दूसरी है आपकी भाववाचक संज्ञा है अशिष्टता, अशिष्टता। ठीक, अशिष्टता। अगली है आपकी जो भाववाचक संज्ञा है सफलता, तीसरी है सफलता। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों यहाँ ये आपकी भाववाचक संज्ञाएं मैंने आपके सामने स्पष्ट कर दी हैं कुछ, है ना। तो इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से एक और भाववाचक संज्ञा मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, सहानुभूति। ये 4 भाववाचक संज्ञाएं मैंने आपको लिख दी हैं। आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना, याद करेंगे और अपनी कॉपियां बना करके जब भी आपको चेक करने के लिए कहा जाए, ठीक है, तब आप इन कॉपियों को अपना चेक करा लेंगे। ठीक है, जब कभी अनुकूल समय होगा तब हम आपकी इन कॉपियों को चेक कर देंगे, आप इन्हें लिखेंगे, बढ़िया याद करेंगे और अपना टेस्ट भी अच्छे से देंगे, जो ऑनलाइन टेस्ट आपके चल रहे हैं। ठीक है बेटे, अब हम इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर देते हैं, यहीं बंद करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। अब हम आपका नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जो इससे अगला चैप्टर है, चैप्टर संख्या है आपकी 4 यानी कि 4। ठीक है, नीति के दोहे। तो नीति के दोहे में बच्चों आपके 2 कवि शामिल किए गए हैं। पहले कवि है कबीरदास और दूसरे कवि हैं यहाँ आपके रहीम। तो मैं अब यहाँ पर पाठ का शीर्षक चेंज कर लेती हूँ और अब आपको आगे पढ़ाती हूँ। ठीक है, देखिए अब हम पाठ
का शीर्षक लिखते हैं नीति के दोहे। नीति के दोहे। इसके जो कवि हैं वो हैं कबीरदास और रहीम। ठीक है बच्चों, तो ये प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों को कबीरदास और रहीम के जीवन के विषय में कुछ लिखवाऊंगी जो जीवनी कहलाती है। ठीक है, तो हम पहले चलते हैं कबीरदास की जीवनी की ओर। कबीरदास की जीवनी आपको बच्चों लिखनी भी है, याद भी करनी है। ऐसे ही रहीम की जीवनी लिखनी भी है और याद भी करनी है। ठीक है, आगे तक बहुत काम आती है, इंटर तक ये सब कभी आपके सिलेबस में शामिल रहते हैं। ठीक है, देखिए कबीरदास बच्चों भक्ति काल के निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कहे जाते हैं। ठीक, निर्गुण ज्ञान मार्ग की शाखा के प्रमुख कवि कबीरदास कहे जाते हैं, जिन्होंने निराकार ईश्वर की आराधना की है। तो इनके विषय में हम जानते हैं। कबीरदास जीवनी करके हम लिख देते हैं, है ना, हेडिंग लिखेंगे हम जीवनी, हेडिंग जीवनी लिख के हम आगे लिखेंगे। कबीरदास जी का जन्म कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के लगभग यानी आसपास लगभग हुआ था। ठीक, भक्ति काल की निर्गुण धारा के निर्गुण धारा के संत कवियों में कबीरदास का विशेष स्थान है। कबीरदास का विशेष स्थान है। ठीक, विशेष स्थान है। रामानंद कबीर के गुरु माने जाते हैं। रामानंद कबीर के गुरु माने जाते हैं। ठीक, उन्होंने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ ही भक्ति विषयक रचनाओं के साथ ही समाज सुधार की कविताएं भी लिखी। समाज सुधार की कविताएं भी लिखी। ठीक, इनकी रचनाओं का संग्रह है बीजक।
अंडरलाइन कर दिया है मैंने, बीजक है। ठीक, सिंगल कॉमा में कर देते हैं, बीजक है। इसके 3 भाग हैं, इसके 3 भाग हैं। अब वो 3 भाग कौन कौन से हैं हम ये बताते हैं। ठीक है, इसके 3 भाग हैं, कौन कौन से हैं ये देखिए। साखी, ठीक, सवद, साखी, सवद और रमेनी। जो 3 भाग हैं उनमें कौन कौन से हैं? साखी, सवद, रमेनी, ये 3 भाग हैं। कबीरदास की मृत्यु, कबीरदास की मृत्यु सन 1518 ईस्वी के लगभग के आसपास मगहर में हुई। मगहर में हुई। ठीक है बच्चों, ये जो जीवनी है आप यहीं से अपनी जीवनी लिखेंगे। ठीक है, इसको मैं पढ़कर बता देती हूँ। ठीक है, देखिए, कबीरदास जी का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी के लगभग हुआ था। भक्ति काल की निर्गुण धारा के संत कवियों में कबीरदास का विशेष स्थान है। रामानंद कबीर के गुरु माने जाते हैं। उन्होंने भक्ति विषयक रचनाओं के साथ ही समाज सुधार की कविताएं भी लिखी। इनकी रचनाओं का संग्रह बीजक है या बीजक के नाम से जाना जाता है। इसके 3 भाग हैं, साखी, सवद, रमेनी। कबीरदास की मृत्यु सन 1518 ईस्वी के लगभग मगहर में हुई थी। ठीक है बेटे, ये जीवनी आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और यहीं से याद करेंगे। अगले इसके आगे का लेकर के मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।